नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज पांडे। पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि यह वीडियो उसके बारे में है जिन्होंने बीते कुछ हफ्तों से लगातार देश में सुर्खियां बटोरी हैं और अपने अलग अलग वीडियो के जरिए देश के लोगों को डराने की कोशिश की है कि देश में डिक्टेटरशिप आ रही है, यानी देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। जब किसी भी मुद्दे पर एक ही पक्ष में तमाम तरह के तर्क देकर बात की जाए तो सारी बातें सही लगती हैं, लेकिन इसकी असलियत क्या है यह जानने के लिए आपको किसी भी मुद्दे पर दोनों पहलुओं को देखना होगा। चुनाव के समय ध्रुव राठी का डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। इससे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि असल में तानाशाही होती क्या है, तानाशाही शासन में होता क्या है, डिक्टेटरशिप क्या नहीं होती है और अगर भारत में वाकई में डिक्टेटरशिप होती तो क्या होता। राठी ने अपने वीडियो में चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश का उदाहरण देते हुए यह बताया है कि कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। यह वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा और आप इस पर खुद ही निर्णय कर लीजिएगा। अगर डिक्टेटर की बात करें तो सबसे पहले इसकी परिभाषा यह होती है कि इन्होंने कितने लोगों को मारा। यह डाटा आपके सामने है जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम जर्मन तानाशाह हिटलर का है जो 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख लोगों को मार चुका था। सोवियत संघ के जोसेफ स्टालिन ने 23 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतारा। वहीं चीन के माओ जोडांग ने 78 मिलियन यानी 7 करोड़ 80 लाख लोगों का कत्लेआम किया। इसमें किंग जोंग उन जैसे का भी नाम शामिल है, पर यहाँ हत्याओं से काउंट किया जाता है कि कौन कितना बड़ा तानाशाह है। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ इस तरह की दूसरी परिभाषाओं पर भी गौर करेंगे। जिस तरह से ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में नॉर्थ कोरिया और चीन जैसे देशों की तरफ भारत की जाने की बात कही है, लेकिन अगर ऐसा होता जहां सरकार के खिलाफ बोलने वाले नेता गायब हो जाते, ऐसा भारत में हो रहा होता, सरकार के विरोध में बोलने वाले जैक मा जैसे अलीबाबा के फाउंडर गायब हो जाते, ऐसा भारत में हो रहा होता। अगर तानाशाही की बात करें तो हमें पहले ये जान लेना जरूरी है कि सरकार कितने तरह की होती है। डेमोक्रेसी में जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है जिसे प्रजातंत्र कहते हैं। वहीं अगर जनता की जगह कोई राजा शासन करता है तो उसे मोनार्की या राजतंत्र कहते हैं, जहां पूरे सत्ता का पावर सिर्फ एक राजा के हाथ में होता है। कुछ देशों में संवैधानिक राजतंत्र होता है, यानी जहां राजा तो होता है लेकिन संविधान के अनुसार वहां शासन किया जाता है। जहां सेना शासन कर रही होती है वहां सैनिक शासन होता है और जनता की जगह पर कोई ऐसा शख्स आ जाए जो सीट छोड़ ही न रहा हो, ना चुनाव कराता हो, ना लोगों को बोलने की आज़ादी हो, तो यह 2 पॉइंट है जो डिक्टेटरशिप की सबसे बड़ी पहचान बनते हैं। नंबर 1, पहले लोगों को वोट देने की ताकत और दूसरा लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी। लोग इतना डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, अगर सही मायने में देश में डिक्टेटरशिप होती तो लोग इतना सोशल मीडिया पर डिक्टेटरशिप को लेकर चर्चा ना कर पाते और यह वीडियो ही ना आ पाता। चीन के अंदर यूट्यूब नहीं चलता है, फेसबुक नहीं चलता, व्हाट्सएप भी नहीं चलता है। नॉर्थ कोरिया में लोगों को बाहर की सूचना नहीं मिल सकती, बाहर की फिल्में नहीं देख सकते। अगर भारत में डिक्टेटरशिप होती तो भारत के विरोध में बोलने वाले लोग इतना ना बोल पाते। अगर सही मायने में डिक्टेटरशिप होती तो फ्रीडम ऑफ स्पीच छिन जाती। कुछ लोग यह जरूर कह सकते हैं कि प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत की रैंकिंग बहुत पीछे है, वह भले ही हो लेकिन लोगों के बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी भरपूर है। कुछ लोग तो यह भी कह सकते हैं कि ध्रुव राठी विदेश में बैठकर यह वीडियो बनाता है तो बता दें कि अगर भारत सरकार कोई भी वीडियो बैन करना चाहे, वह चाहे देश में बना गया हो या विदेश में, वह भारत में बैन हो सकती है। जैसे BBC द्वारा जारी की गई एक डॉक्यूमेंट्री भारत में पिछले साल बैन की गई थी। आपको सरकार के विरोध में जो भी बातें पता चलती हैं वह सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चलती हैं। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सरकार के पक्ष में बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बातें हैं वह फैक्ट बता रहा हूं। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसूद वाजपेयी, अविसार शर्मा जैसे कितने ही नाम हैं जो लगातार भाजपा सरकार की आलोचना करते हैं, उन पर सैकड़ों सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उनके वीडियो देश के हर व्यक्ति तक पहुंचते हैं, मिलियंस में देखे जाते हैं। जो देखना चाहता है वह उनके सारे वीडियो देख सकता है, उस पर कोई बैन नहीं लगा है। सोशल मीडिया पर भी सभी लोग अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा रहा है, किसी को जेल में नहीं डाला जा रहा है।
हाँ, यह बात अलग है कि कोई गलत खबरें फैलाने की कोशिश करता है जिससे देश और समाज को नुकसान हो, देश की संप्रभुता को नुकसान हो, उन पर सरकार जरूर कार्रवाई करती है और ऐसी फेक खबरें सभी के लिए हानिकारक होती हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डीप फेक वीडियो वायरल किया था। उसमें डिक्टेटरशिप कहा था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया। हालांकि आज भी कई देशों में डिक्टेटरशिप है और मैं आगे यही बताऊंगा कि भारत में डिक्टेटरशिप कैसे नहीं है। हाँ, भारत में एक चीज है, वह है मेजोरिटी की सरकार, बहुमत की सरकार है और यह ऐसी पार्टी की सरकार है जो एक धर्म विशेष के साथ हिंदू धर्म की मान्यताओं को प्रचारित करती है, हिंदू धर्म के संरक्षण की बात करती है, प्रचार प्रसार की बात करती है। ऐसी स्थिति में 80% भारत की जनसंख्या जो कि बहुसंख्यक है, उनके हिसाब से यह फेवरेटिज्म की सरकार है। इसमें विपक्ष में बैठे लोग, उनको ऐसा लगता है, लेकिन सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं होती जो किसी भी धर्म जाति के स्थान पर भेदभाव करती हो, चाहे फिर उज्ज्वला योजना हो, किसानों को लेकर की गई योजना हो, या फिर आयुष्मान योजना हो, या फिर ऐसी कोई भी योजना हो। आप अगर गिना दीजिए कि वो जाति या धर्म के नाम पर योजना में भेदभाव किया जाता हो। कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो मुसलमान को ना मिलती हो, हिंदुओं को मिलती हो, पारसियों को ना मिलती हो, सिखों को मिलती हो। लेकिन सरकार जब राम मंदिर जैसे विषय लेकर आती है तो फिर कुछ लोगों को यह कहने का मौका मिल जाता है कि सरकार हिंदुओं के लिए काम करती है। सोचिए कि क्या भारत में हिंदू होना गुनाह है? क्या 80% जनसंख्या का होना गुनाह है? क्या राम मंदिर जैसे स्थान को सैकड़ों सालों तक लड़ाई लड़ना पड़ता है? इतिहास में प्रमाण है कि कितनी बार न जाने कितने ही मंदिरों को गिराया गया, लेकिन उन पर हक के लिए छोटे छोटे कोर्ट में कई सालों तक केस चलते हैं। भगवान होने के सबूत मांगे जाते हैं। मथुरा हो चाहे मध्य प्रदेश में भोजशाला हो, चाहे फिर बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद हो, वर्तमान में कई ऐसे केस हैं जिनके लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन अगर भारत में वाकई में डिक्टेटरशिप होती, डेमोक्रेसी की जगह पर सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व ही मिट जाता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए 70 से 75 साल का इंतजार ना करना पड़ता। लोगों को कहना बहुत आसान है कि देखिए डिक्टेटरशिप है, इसलिए ऐसा हो रहा है। देश के बारे में आप कहते हैं कि डिक्टेटरशिप आ गई है। डिक्टेटरशिप होती तो न जाने कब का हमारे देश में धार्मिक स्थलों का मामला निपट गया होता। हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं होती कि काशी विश्वनाथ की लड़ाई कोर्ट में अभी भी चल रही है। सैकड़ों प्रमाण हैं, लेकिन लड़ाई अभी भी कोर्ट में है। डिक्टेटरशिप में सीधा जो फैसला होना होता हो जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट की ताकत ना होती तो चंडीगढ़ में मेयर के मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे आकर खड़ा ना होता। अगर ऐसा ना होता तो सुप्रीम कोर्ट कड़ाई से इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मामलों का खुलासा करने में हिमाकत ना करता, जबकि लोकसभा चुनाव थे। आज हमारे देश में जब न्यायपालिका कुछ ऐसे फैसले देती है जो सत्तारूढ़ पार्टी के फायदे में होती है, तो कहते हैं कि न्यायपालिका बिक गई है। जब कोई सरकार के खिलाफ कोर्ट का फैसला आए तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गजब का काम कर रही है। ऐसा भी कहा गया कि देश में वन नेशन वन पार्टी होने वाली है, मतलब देश में सिर्फ एक पार्टी का राज होगा, उसके अलावा किसी भी पार्टी का अस्तित्व नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो भारत में 6 नेशनल पार्टियां, 57 राजकीय पार्टियां और 2500 से ज्यादा छोटी पार्टियां हैं जो चुनाव में हिस्सा लेती हैं। अगर आप एक बार आंकड़ा उठाकर देखें तो 10 सालों में जहां केंद्र में मजबूत सरकार रही है, इसके बावजूद देश के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 16 ऐसे राज्य हैं जहां या तो बीजेपी या फिर उसके गठबंधन के एनडीए की सरकार है, जिनमें से सिर्फ 12 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, 6 राज्यों में अब भी कांग्रेस की सरकार है, 8 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो यह दर्शाते हैं कि भारत में डिक्टेटरशिप जैसी अभी कोई चीज नहीं है, जिसको लेकर लगातार डराया जा रहा है। तानाशाही को लेकर आपका क्या मानना है? क्या होती है असली तानाशाही? क्या आपको बोलने को से रोका जा रहा है? कमेंट कर हमें बताएं। नमस्कार।